आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम टीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद हमें असेसमेंट देने होते हैं। असेसमेंट में आपके 10 सेट के एग्जाम होते हैं। एक सेट में आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं और मिनिमम मार्क्स रहता है हमारा 4 नंबर। अगर आप 3 नंबर या फिर 2 नंबर लाते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। इसलिए आपको पास होने के लिए 4 नंबर बेहद ज़रूरी है और मैक्सिमम हमारा 10 भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं। टीएसी का एग्ज़ाम देना बेहद ज़रूरी है अगर आप सीएसई अपना पास करवाना चाहते हैं तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें किसी एक सेट में फेल भी हो जाते हैं तो दूसरा भी ऑप्शन आता है जिसे आप पास कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, इसमें मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं दिखाने वाला हूं, सिर्फ आपको बता देता हूं कि अगर आप फाइनल एग्ज़ाम को 2 बार उसके हमारे ऑप्शंस रहते हैं। एक बार आप पास कर सकते हैं तो ठीक है, दूसरी बार अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से 1469 रुपये के फिर से आपको पेमेंट करके, लगभग इतना ही करता है, 1469 रुपये के पेमेंट करके फिर से आपको एग्ज़ाम देने होते हैं और उसके बाद फिर से असेसमेंट देने होते हैं। तो इसलिए फाइनल एग्ज़ाम में और असेसमेंट में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए टेस्ट के दौरान। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना टीईसी का असेसमेंट दे सकते हैं। ये भी एक टाइप का हमारा एग्ज़ाम होता है जिसे आप देकर फाइनल एक वीडियो कॉलिंग टेस्ट होती है, उसके बाद आपके सीएससी का सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, टीसी का सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले असेसमेंट से ही हमारे जो वीडियो कॉलिंग टेस्ट होते हैं सीएससी के लिए, असेसमेंट से ही अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा बोल रहा है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है, प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। सही है, इसको सही कर देंगे। मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें बोल रहा है, इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। एक पुराने, फर्स्ट नंबर देखते हैं, एक पुराने विचार मौजूद व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, एक आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग संस्थान में अध्ययन करना, अध्यापन, उच्च जोखिम के साथ एक ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये सेकेंड वाला हो जाएगा, एक आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग संस्थान में अध्यापन करना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक, ये क्वेश्चन है, एक उद्यमी व्यक्ति वो होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और फिफ्थ है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक उद्यमी वह होता है जो गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल हो जाते हैं। ये गलत है। ये स्टार्टअप में ये कंफर्म नहीं होता है कि हमारा जो स्टार्टअप है सफल कब होगा कब नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हैं, उस पर बराबर टाइम देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और उससे रिलेटेड आप मतलब नई नई जानकारी या स्किल्स सीखते हैं, उस पर अगर मॉडिफाई करते जाते हैं तो आपका जो उद्यमिता है, जो आपका बिजनेस है, बहुत जल्दी सक्सेस होगा। लेकिन अगर आप उतना ध्यान नहीं देते हैं तो आपका उतना जल्दी बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। एक शहर में नए प्रकार के रेस्ताना शुरू करना, एक कॉल सेंटर बीपीओ में काम करना, एक कोचिंग संस्थान में गणित पढ़ाना, किसी कंपनी में बॉक्स द्वारा दिए गए कार्य को प्रबंधित करना और पूरा करना। ये हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। इसमें आ जाएगा, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। यस, क्योंकि उद्यमिता के माध्यम से हम धन प्राप्त करते हैं। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस पर सेंड एनीवेयर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फिर से आईडी पासवर्ड लॉगिन होगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। मतलब रीलॉगिन करेंगे और फिर से हम अपना एक सेकेंडल असेसमेंट देंगे
और हम लोग को 10 असेसमेंट देने होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद हमें एक फाइनल टेस्ट देने होते हैं, जिसके बाद हमारा टीसी सर्टिफिकेट आता है। तो चलिए दोस्तों, हम जल्द से इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हम लोग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम में हमारा टीसी सर्टिफिकेट नंबर रहता है और पासवर्ड में हमारा मोबाइल नंबर आता है। यूज़र नेम में टीसी, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप पेमेंट कटवाते हैं, उस समय आपको एक टीसी नंबर मिल जाता है, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आप चाहे तो बिना असेसमेंट दिए भी अपना सीएससी पास करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं इसमें, तो आपका किसी भी स्थिति में सीएससी पास नहीं हो पाता है। तो चलिए जल्दी से हम इसको पहले, बेहतर होता है कि पहले ये हम अपना एग्ज़ाम देते हैं, सर्टिफिकेट निकल जाता है, उसके बाद हम सीएससी पास करवाते हैं, क्योंकि उसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम असेसमेंट के लिए फिर से इसको आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं अपना टीएससी आईडी पासवर्ड डाल चुका हूं, और मैं इस पर क्लिक करता हूं लॉगिन पे। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन इज इनकरेक्ट, मैंने इसमें कुछ ज़रूर गलती की है, इससे पहले देख लेते हैं फिर से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने उसको री इंटर किया था, तो ये हमारा लॉगिन हो चुका। और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे असेसमेंट पे, देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा 6 नंबर आ चुका है, मार्क्स ऑफ टेनेट हमारा 6 नंबर आया हुआ है इसमें। जबकि इस टेस्ट को देने के लिए बहुत से पढ़ाई करने होते हैं, उसके बाद ही हम इस टेस्ट को दे पाते हैं, लेकिन मैंने पहले से प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से मैं इसमें ये टेस्ट दे पा रहा हूँ। देख सकते हैं ये। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे दूसरे असेसमेंट देने के लिए। आप पहला असेसमेंट को देकर ही दूसरे असेसमेंट को दे सकते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और फिर से दूसरा एग्ज़ाम देते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहाँ विचार हो सकते हैं साझा और आकार। ये हमारा सही हो जाएगा, आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। सफल होने के लिए उद्यमियों को डॉट का होना आवश्यक है, पेशेंस होना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास धैर्य नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे हो सकते हैं। लॉक वगैरह बिजनेस में कोई डिपेंड नहीं करता। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना पेशेंस रखते हैं, उतना ही बिजनेस में आगे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उद्यमों को बड़े होने का लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। सही है। अब बड़े होने के लालच में रहेंगे तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पेशेंस होना चाहिए प्लस हार्ड वर्क के साथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन है, क्या उद्यमिता में डॉट शामिल है? जिम्मेदारी के प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, ऊपर के सभी। सही होना चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए, जिम्मेदारी भी होना चाहिए, हार्डवर्क भी होना चाहिए, और जोखिम मतलब इसको रिस्क ही होना चाहिए उद्यमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। संगठन और भीतर उद्यमी नेता को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे करें? कैसे? फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बिना क्वेश्चंस को समझे आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एक टाइप से बोला जाए तो ये बहुत थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं बढ़िया से तो आपके लिए हार्ड नहीं होता है। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए बनाने के लिए कैसे? इसमें पढ़ते हैं। मुख्य धारा रणनीति और गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों और अंतर उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र का अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देना, दोनों सही है। ये हमारा बोथ हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। जानबूझ कर चलने के रूप में तैयार किए गए नए उद्यम एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, एक चुनौती की अपेक्षा करती है, दोनों सही है। इसमें भी हमारा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। और 7वां क्वेश्चन है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल और एक उद्यमी है जो इन सभी में शामिल है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। एक व्यवसाय का निर्माण करने में डॉट समय लगता है जितना व्यवसाय के विचार उत्पन्न करने में। छोटा वही लंबे समय तक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ठीक नहीं, आप कितना जल्दी अपने माइंड में आइडिया लाते हैं और उस पर एक्शंस लेते हैं।
अगर आप जितना ही जल्दी उस पर रिसर्च करते हैं, आइडियाज़ लाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, उतना ही जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं। इसमें हो सकता है 5 साल, 10 साल, 2 साल, कितना भी लगे, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। उद्यमिता डॉट डॉट उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। क्रिएशन, नवीकरण, प्रयोग, नवोन्मेष, प्रयोग। डॉट डॉट उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ये प्रयोग पे क्लिक करेंगे। प्रयोग हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, सेंड एनीवेयर पे क्लिक करेंगे, फिर से हम लॉगिन करते हैं अपने आईडी पासवर्ड को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें मेरा 5 नंबर आ चुका है, जबकि हमारा फेल होता है 3 नंबर पे। हमें 4 भी लाते हैं तो हमारा काफ़ी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम ये अब थर्ड वाला शुरू करते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे टेस्ट क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। कैश फ्लो केवल उस नकदी बीच का अंतर है जो प्रवाह बहती और नकदी जो बाहर बहती है। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें भी मेरा 6 नंबर आ चुका है और मैं अब 4th स्टेप पे चलता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अब इसका क्वेश्चन है, डॉट डॉट लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। खर्च की लागत, अनपेक्षित लागत और। तो जनरली हम खर्च की लागत को ही बोलते हैं। तो इस पर क्लिक कर देंगे और सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, कॉस्ट एलोकेशन ए मेथड थ्रू विच बिजनेस एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव का आधारित है। सही हो जाएगा ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसे रिटेल कंपनियों के पास डॉट डॉट में डॉट डॉट का डॉट डॉट डिग्री का रूपांतरण है। मध्यम से उच्च हो जाएगा इसका आंसर, मध्यम से उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और डॉट डॉट लागत में शामिल व्यक्तियों के वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ अर्जित अवकाश में शामिल है। ये हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष, अतिरिक्त, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष श्रम लागत, अनपेक्षित लागत, अतिरिक्त में आ जाएगा सब। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। सही बात है। मूल्य, सामान का मूल्य, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, परिवर्तनीय लागत बोला जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो उत्पादन और प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट बचता है उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट का एक उचित दाम लगाते हैं, तो हो जाएगा। और वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, उन्हें डॉट डॉट लागत कहा जाता है। निश्चित लागत बोला जाता है। जो मान लीजिए कि हम अगर प्रोडक्शन करते हैं उतना ही लागत में हो जाता है तो उसका दाम, मतलब उसका जो फिक्स प्राइस है उसमें तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री का लागत है। खर्च की लागत, सामान का मूल्य, समान प्रत्यक्ष सामग्री लागत और अनपेक्षित लागत। तो जनरली मेरा इसका आंसर हो जाएगा खर्च की लागत हो जाएगा। खर्च की लागत आउटपुट के उत्पादन में सीधे, ये और प्रोडक्ट कॉस्ट में ही आएगा। सामान का मूल्य पे डिपेंड करता है। तो इस पर क्लिक करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, डॉट डॉट बेची गई वस्तुओं की लागत
प्रमुख निर्धारक है जो प्रॉफिट एंड लॉस कथन पर दिखाई देते हैं। निश्चित लागत, खर्च की लागत सामान का मूल्य पर डिपेंड करते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए आप सामान बेचते हैं तो आप जानते हैं कि उसके प्रोडक्शन में कितना खर्च लगते हैं और आपने उसको कितने में बेचा, तो उसके हिसाब से आप उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हमारा 7 नंबर आ चुका है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियोस को पॉज कर देता हूँ क्योंकि बार बार लॉगिन करने में इसमें थोड़ा टाइम लगता है और उतने के लिए मैं वीडियोस को ऑन नहीं रख सकता क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका हो सकता है। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट असेसमेंट देने जा रहे हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। आप वीडियोस पे बने रहिए, वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसको देने के बाद इसको आप समझ जाते हैं, इस वीडियोस को समझ जाते हैं, बढ़िया से दे देते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना जान जाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को बढ़िया से बढ़िया दे सकते हैं। आपका चाहे टीईसी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सीएससी का एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और साथ में पीएनजी दिशा का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर इसको आप समझ लेते हैं तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीक़ों की तलाश में रहते हैं और उन्हें कैसे बेहतर बना सके, यहाँ किस विशेष की चर्चा की गई है। तो आशावादी प्रकृति, संगति, रचनात्मक प्रतिबद्धता, यह हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संगति। इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। उद्यमी को अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की गई है। आशावादी प्रकृति, लक्ष्य उन्मुख, संचार कौशल, रचनात्मक, इसका हो जाएगा संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। यह उसका आंसर था कम्युनिकेशन स्किल और इसका है उद्यमी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, उद्यमी अनिश्चितता और संचार विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की गई जा रही है। संचार कौशल, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? कृपया अपने अच्छा विकल्प चुनें। वह जोखिम लेने वाला नहीं था, वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था, उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, इनमें से कोई नहीं। ये होगा थर्ड वाला, उसके रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। अगर आपको किसी बिजनेस में, किसी सेक्टर में आइडिया नहीं है तो उसमें आप बिजनेस करते हैं तो आप फेल ही हो सकते हैं। इसलिए उसी बिजनेस को चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और उसमें आपका नॉलेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के मेनू में रचनात्मक नहीं थे। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। योजक क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता और शोषण क्षमता, आकर्षक क्षमता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान का भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। पूर्व ज्ञान का बहुत मदद नहीं करता, एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। अच्छा संचार कौशल, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है, एक अद्वितीय और रचनात्मक समाधान के साथ समस्या हल करता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा ये इसमें भी हमारा 5 नंबर आ चुका है और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर से अपना टेस्ट देते हैं। स्टार्ट टेक्स्ट पे
स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। गीता को ग्राहकों ने 5,000 रुपये पहले दे दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया है। अक्रूरल बेसिस के अनुसार उसे लाभ की गणना करता है, तो 3,000 रुपये इसमें हमारा लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। एक समीकरण का चयन करें, तो इसमें हमारा हो जाता है एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्वाइटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कुल धन बराबर टोटल हम जो मतलब इन्वेस्ट किए हैं प्लस हमारे जो खर्चे हैं उसको हम इसमें ऐड करते हैं। 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते थे? बैलेंस शीट, सामान्य देनदारी, लाभ एंड हानि विवरण। बैलेंस शीट नकदी के प्रवाह विवरण, वही खाता। नकदी के प्रवाह विवरण, सामान्य देनदारी, वही खाता। नकदी के प्रवाह विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस शीट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट व्यवसाय के सभी मौजूद परिसंपत्तियों, देनदारियों और इकट्ठी का रिकॉर्ड है। ये हमारा बैलेंस शीट में रहता है। बैलेंस शीट एक ऐसा शीट है जिसमें हम जितना भी खर्च करते हैं, जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, सब उसमें राइट किया जाता है, लिखा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। सही है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कर दिया है। इकट्ठी और लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट में आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। सही बात है। इकट्ठी और बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट में आती है। लाइबिलिटीज, इकट्ठी और लाइबिलिटीज हमारे एक बैलेंस शीट में ही आती है और इसके बाद संपत्ति होती है। सही बात है। दुनिया भर में लेखाकार लेन देन के रिकॉर्ड के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सही बात है, ट्रिपल एंट्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक व्यवसाय डॉट के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्रम शक्ति, कैश, भूमिका रूप व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। श्रम शक्ति के बिना हमारा व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता। कालानुक्रमित क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। सही है। कालानुक्रमित क्रम में, सही है। सबमिट टेक्स्ट पे एग्जाम क्लिक करेंगे और सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं अपना फिर से लॉगिन कर चुका हूं और इसमें भी मेरे 5 नंबर आए हैं, जबकि मिनिमम हमारे 4 नंबर होते हैं। 5 नंबर और 4 नंबर भी आपके आते हैं तो आपको पास करवा दिए जाते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, 6th पे, और फिर से मैं स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आ चुकी है। इसमें क्वेश्चन है, डॉट के कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। विनम्रता, अध्यक्षता, साझेदारी, निगम। साझेदारी इसका पार्टनरशिप इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा आता है, डॉट निश्चित भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह निवेश करना चाहिए। वित्त, शासन, रख रखाव, प्रभाव, मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है हमारा, हम कौन से बिजनेस को किस तरह मेंटेनेंस करते हैं। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाए, सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेता के लिए पैसे कमाए, सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसे कमाए, सामान या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसे कमाए। सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, उसके बाद में उसमें चूज करने हैं कि आपको कौन सा सही लग रहा है आंसर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेता के लिए पैसे कमाए। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर्स को खुश नहीं रख पाते हैं तो आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। सेवा, 3rd नंबर है सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसे कमाएं, विक्रेता। ये हमारा 3rd इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ सकते हैं इसे आप। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? एकमात्र स्वामित्व,
मैत्री मित्रता का निगम, एकमात्र स्वामित्व भागीदारी निगम, एकमात्र स्वामित्व साझेदारी, आस्मरणोत्सव, एकमात्र अध्यक्ष भागीदारी, आस्मरणोत्सव। इसका हो जाएगा एकमात्र स्वामित्व भागीदारी निगम हो जाएगा। सेल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कारपोरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद व्यवसाय का उत्पादन क्या है? गुड्स, माल, सेवाएं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, बोथ हो जाएगा। इसका 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, पूरा आप लोगों को दिख नहीं पाएगा। एक्चुअली मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एकमात्र स्वामित्व क्या है देखते हैं। एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। एक अकेला कर्मचारी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। एक अकेला विक्रेता आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। एक अकेला सहभागी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक अकेला मालिक। देखिए पूरा क्वेश्चन आप पढ़े बिना इसका आंसर नहीं दे सकते। हो सकता है कि आपको ये अच्छा लग रहा है, उसके नेक्स्ट में जो हो इससे भी अच्छा लगेगा, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे आप पहले वाला चूज कर लेते हो, जिससे वो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप पूरा क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके ऑप्शंस को देखें, उसके बाद ही आंसर दें। नेक्स्ट देखते हैं, निगम क्या है? बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध संस्था, कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार है। उपरोक्त के सभी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। व्यवसाय के प्रमुख निवेश क्या है? श्रम, भूमि, पूंजी। उपरोक्त सभी सही बात है। अगर आप व्यवसाय कोई खोलना चाहते हैं उसके लिए श्रम, आपको मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है। आपके पास पूंजी होना चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, पूंजी वहाँ पे संपत्ति लगाने के लिए होनी चाहिए, और आपके पास भूमि भी एक जगह होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल एरिया हो, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन एक गैर उदाहरण पहचाने। माल या सेवाओं के रुपए में कितना मूल्य है जो व्यवसाय ने बेचा? भूमि, सुविधाओं, भवनों आदि में निवेश किए गए सूची, व्यवसाय में होने वाला खर्च, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कि हमें कौन से एग्ज़ाम देना है। इसमें भी 5 नंबर ही है मेरा। इस पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। डॉट को आय विवरण भी कहा जाता है। नगद लाभ या हानि विवरण, तुलनात्मक पत्र, सामान्य जनरल, नगद आमद विवरण। ये तुलनात्मक पत्र को, बैलेंस शीट को आय विवरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और कच्चे माल का मूल्य जो कार्य प्रतिक्रिया में है, व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है, तो इसका अतिरिक्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डॉट शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो ये हो जाएगा संयंत्र संपत्ति और स्थापना, संयंत्र संपत्ति और उपकरण, पेनकान संपत्ति, उपकरण, संयंत्र संपत्ति, प्रयोग। तो इसका हो जाएगा संयंत्र संपत्ति और उपकरण जो है हमारा अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे हो गया। डॉट वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे या जाने या नकदी में परिवर्तन होने या उपयोग की उम्मीद है। वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियों, गैर तत्कालीन परिसंपत्ति, गैर मौजूदा देनदारियों। डॉट वे संपत्ति जिसे 1 वर्ष के भीतर बेचे या नकदी में परिवर्तित होने का संयोग की उम्मीद है। वर्तमान देनदारियां है हमारा, वर्तमान संपत्ति जो है, वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सही बात है। सॉरी आपको नहीं दिख पा रहा है, मोबाइल से वीडियोस बनाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चंस को ही तो आपको देखनी है ना।
क्वेश्चंस बढ़िया से देख लेंगे, आप भी पास कर जाएंगे। बढ़िया से किसी का भी टेस्ट दे देंगे। बहुत से लोग हैं जो इसको दूसरे का टेस्ट देते हैं तो इसके लिए चार्ज भी करते हैं। इसको आप समझ लीजिए, आप किसी को भी पास करवा दीजिए, उससे अपना चार्ज कमाइए और क्या। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? कैश इन्वेंट्री, डिलीवरेबल, लॉक्स, टर्म लोन एडवांस, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश, नगद इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश, नगद इन्वेंट्री, प्रायः अल्पकालीन ऋण और अग्रिम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन है लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचानिए, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं हो तो आप चाहे तो गूगल से भी देखकर इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा अभी। तो इसको हम सबमिट एग्जाम पे क्लिक करते हैं और फिर से हम अपना सेंड एनीवे पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड को लॉगिन करते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो इसका हो जाएगा मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। ये भी नहीं हो जाएगा। नगद इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। इसका हो जाएगा हमारा कैश इन्वेंट्रीज, डिलीवरेशन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ये सॉरी, इसका सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डॉट शीट पर एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष में। तो इसका हो जाएगा नगद आमद विवरण, तुलनात्मक पत्र, लेजर शीट और लाभ और हानि का बयान। स्टेटमेंट ऑफ कैश एलॉस फॉलोज, एक निवेश प्रतिनिधि आमतौर पर तिमाही। तो इसका हो जाएगा तुलनात्मक पत्र है, इसका आंसर यही हो जाएगा। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित किया जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। सही है ये वाला। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा उत्तेजित तैयार माल का मूल्य है। सही है। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ी दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियोस को बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप भी किसी भी एग्ज़ाम्स को बढ़िया से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियोस पे बने रहें। असेसमेंट पे फिर से क्लिक करेंगे और इसमें देखते हैं कितना नंबर आया मेरा। इसको नीचे कर देते हैं। इसमें मेरा 6 नंबर आया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद एक लास्ट बच जाता है मेरा। इसमें 10 असेसमेंट्स देने होते हैं। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। सही है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट में चलेंगे कि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है। अब सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में एक है। सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। सुनना सुनने के जैसा ही है, सुनना सुनने के जैसा ही है। सही है ये भी। ग्राहकों की ज़रूरत के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक ग्राहक सेवा के, देख सकते हैं ये साफ दिख रहा होगा, आप उम्मीद है मुझे। एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है। सही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? ग्राहक की चिंता को समझे, उत्पादन को बढ़ावा देना, दोनों सही है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। आनंद के लिए सुनने को ... कहा जाता है। कलात्मक प्रेरणादायक सुनकर इसको बोला जाता है, इंस्पायरेशनल लिसनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ग्राहकों की ज़रूरत की पहचान क्यों करनी चाहिए? किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना की ज़रूरत है, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करना है, दोनों सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी बिक्री पिच की सही
संरचनाओं का चयन करें। हुक और उद्देश्य, रुक और उद्देश्य, रुक और विषय, नुक्कड़ और विषय। तो इसका एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। हुक और उद्देश्य, ये इसका नुक्कड़ और विषय, हुक और उद्देश्य हो जाएगा। रुक और उद्देश्य, रुक एंड ऑब्जेक्टिव। चलिए यही होगा। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो इसका हो जाएगा डिजिटाइजेशन। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राहक उसके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पादन या सेवाओं को महत्व देता है जो दुकानदार प्रदान करती है, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व करता है। ऊपर के सभी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। मान को डॉट डॉट के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डॉट डॉट के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। कॉस्ट, लागत, न्यू कॉमर प्राइज, कस्टमर प्राइज, न्यू कॉमर प्राइज। तो ये हमारा कस्टमर प्राइज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। मान कहाँ रहता है? सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर के पीओसी पर, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। मान कहाँ रहता है? वेयर डॉज द वैल्यू रिसाइड? सेल्समैन के दिमाग में रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, लास्ट ही हमारा। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? अस्पष्ट भेदभाव, ग्राहक को यह समझाने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा होगा, फिर उस लाभ का एक हिस्सा मांग रहा है। मूल्य निर्धारण या प्रीमियम पर भी कीमत को सही ठहराने की क्षमता है। ऊपर के सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। अस्पष्ट भेदभाव, मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने का क्या लाभ है? इसका ये सेकंड आंसर हो जाएगा। ग्राहक को समझाने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा होगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इस सेकंड आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा 8 क्वेश्चन है। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू सेंटर, वैल्यू कैप्चर, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कैप्चर, वैल्यू डिलीवरी, वैल्यू क्रिएशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हमारा सबसे मिनिमम आया 4। ये बोलिए कि मेरा 3 नहीं आया, 3 आता तो फिर से मुझे देना पड़ता। तो चलिए दोस्तों लास्ट वाला देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन भी टॉप था, इसलिए मैंने इस पर 4 ही नंबर लाया है। कोई बात नहीं, आपको कैसे भी इसमें पास हो जाने होते हैं। बस स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। हमको लगता है कॉमर्स में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं ऐसे इतना हार्ड। VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी की जाती है, उसके बाद ही कोई इसका एग्जाम दे सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं और सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो इसका हो जाएगा मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं और सेवाओं पर निर्भर करता है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है यूजफुल होगा, सुविधा प्रदान करेगा कुछ, तो ये हमारा प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर्स को इसकी ज़रूरत नहीं हो तो क्यों खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है, मूल्य सलाहकार परिभाषित है, मूल्य सेल्समैन परिभाषित है, मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। तो मूल्य सेल्समैन, वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइंड है। ये क्वेश्चन है उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण,
मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण, मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा। तो ये इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर आंसर, मूल्य वितरण, सॉरी इसका हो जाएगा मूल्य पर कब्जा, इसका थर्ड हो जाएगा मूल्य निर्माण, उसके बाद मूल्य पर कब्जा करते हैं, उसके बाद मूल्य को हम लोग वितरण करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगला क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकानदार प्रदान करती है किसी दुकान या उत्पादन की सुविधाओं की तरह। सही है, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करती है किसी दुकान या उत्पादन की सेवाओं की तरह। सही बात है। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मेरा लास्ट खोल चुका है और इसका क्वेश्चन है, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मुख्य मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम हैं। तो इसका कमोडिटाइजेशन इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। मान को डॉट डॉट के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डॉट डॉट के परिप्रेक्ष्य के परिभाषित किया जा सकता है। इसका हो जाएगा ग्राहक और कीमत पे क्लिक करेंगे इस पर, इसका हो जाएगा कस्टमर प्राइस, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, ये फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। इसको सबमिट कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। मान कहाँ रहता है? सेल्समैन के माइंड में रहता है हमारा, इन द सेल्समैन ऑफ माइंड। अगर सेल्समैन चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को महंगे में भी बेच सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को सस्ते में भी बेच सकता है। तो इसलिए सेल्समैन पे डिपेंड करता है कि वो अपना प्रोडक्ट किस हिसाब से बेचना चाहता है और ये उसके स्किल्स पे डिपेंड करती है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? अस्पष्ट भेदभाव, ग्राहक को यह समझने में मदद करे कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा होगा और उस लाभ का हिस्सा मांग रहा है। मूल्य निर्माण या प्रीमियम पर भी कीमत को ठहरने की क्षमता, ऊपर के सभी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा ग्राहक को समझने में मदद करना। ग्राहक को समझाइएगा तभी तो आपका प्रोडक्ट बिक पाएगा ना बढ़िया से। अब ये हमारा आ जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण। ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता नहीं, ये नहीं करता है। क्योंकि ग्राहक द्वारा उत्पादन या सेवाओं को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ऑल ऑफ एबव, इसका ये ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्योंकि आपके दुकान में जितने भी सर्विसेज होंगी, अगर अच्छे प्रोडक्ट्स रखते हैं, आपने दुकान को सजा कर रखते हैं, वहाँ पे कस्टमर्स के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। सॉरी ये नहीं दिख पा रहा है आप लोगों को, कैसे दिखेगा? इस पर भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। अब दिख रहा है, आपने दुकान में जितने सर्विसेज रखेंगे, जितना स्टैंडर्ड दुकान रखेंगे, वो उतना ही कस्टमर आपके दुकान में जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक की परिभाषित है, मूल्य सलाहकार परिभाषित है, मूल्य सेल्समैन परिभाषित है, मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। मूल्य सेल्समैन जो है हमारा डिफाइनेड होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है किसी दुकान या उत्पादन की सुविधा की तरह। तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। सबमिट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अब सेट एनीवे पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद असेसमेंट देने के बाद आपको फिर से आईडी पासवर्ड लॉगिन करना है और उसमें हमारा ऑप्शन आता है टेक एग्जाम, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना
आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपके फ़ोटो कैप्चर किए जाते हैं और आपके आधार कार्ड के फ़ोटो ही कैप्चर किए जाते हैं। इतना कर लेने के बाद आपका उसी समय अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका टीसी सर्टिफिकेट आ जाते हैं, और आप फेल हो जाते हैं तो उसमें हमारा मैसेज दे देता है और हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियोस को बनाने में इतने मेहनत लगते हैं तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस एग्ज़ाम्स को देख सके कि किस टाइप के एग्ज़ाम ये होते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को बहुत लोग हार्ड भी समझते हैं लेकिन उतना हार्ड नहीं है अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं तो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।